तो रुब्रिक जिन्हें हम बहुत क्लोजली डिफरेंस करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो इस तरह की रुब्रिक अपन को समझना है ना। तो a remedy that cover the mental state and general symptoms of a patient has got greater possibility of curing than the one that cover the particular without covering the mental and general। तो ये शंकरन सर बोलते हैं कि वो मेडिसिन जो जनरल्स को कवर करती है ज्यादा से ज्यादा पर्टिकुलर की अपेक्षा, उसकी जो ठीक करने की पॉसिबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है उससे जो कि सिर्फ पर्टिकुलर कवर करती है ना। क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जब डायनामाइज कर दी जाती है तो वो अपने लोकल एक्शन को खो देती है और उसके जनरल एक्शन बचते हैं, है ना। और चूंकि हमें डायनामिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है, इसी तरह से डॉक्टर जे एन कांजीलाल बोलते हैं वट एवर द पेशेंट से और डज दे आर ऑल मेंटल सिम्टम्स एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू रूब्रिक ऑफ माइंड। तो ये जे एन कांजीलाल साहब बोलते हैं कि पेशेंट जो भी आपके सामने बोलता है करता है, जो जैसा बिहेवियर है, वो सारी की सारी उसकी मेंटल पिक्चर या मेंटल सिम्टम्स है। ये एक फिजिशियन को या हमें यदि आता है तो हम उन चीजों को कवर कर कन्वर्ट कर सकते हैं माइंड रूब्रिक में, मेंटल सिम्टम्स में, अदरवाइज नहीं, है ना। तो ये है जो भी पेशेंट अपने सामने बोलता है करता है वो सारी की सारी उसकी मेंटल स्टेट को या मेंटल सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करती है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं एक कॉमन सा रूब्रिक है, बीपिंग फ्रॉम कंट्राडिक्शन और बीपिंग एट लीस्ट अपोजिशन, है ना। एक में आप देख रहे होंगे तो इग्निशिया, स्ट्रामोनियम, टेरेंटुला, नक्स भूमिका, है ना। और दूसरे में सिर्फ और सिर्फ नक्स भूमिका है। ओके। तो क्या मतलब होता है, थोड़ा सा समझे। तो इसका क्या है कि जब भी हम किसी रूब्रिक या उसके सब रूब्रिक, है ना, जब भी हम किसी सब रूब्रिक का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले उस रूब्रिक को सम, है ना, जैसे हमें ये बीपिंग कंट्राडिक्शन फ्रॉम समझना है तो पहले हमें बीपिंग को समझना पड़ेगा, फिर हम कंट्राडिक्शन को समझें। इवन हम फ्रॉम या एट लीस्ट ये जो वर्ड आए हैं किसी रूब्रिक में, जो छोटे वर्ड आते हैं उनकी भी महत्वता को समझे या उनके भी मीनिंग को समझे कि वो ही वर्ड क्यों यूज किया है ना। क्योंकि मुख्य रूब्रिक अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार प्रभावी होता है यह सब रूब्रिक में दिखाया जाता है। जैसे किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति रोता है, यह उसके सब रूब्रिक को बनाती है। तो मतलब बीपिंग है, लेकिन बीपिंग कौन कौन व्यक्ति कब करता है, कोई सुबह करता है, कोई शाम करता है, कोई लीस्ट अपोजिशन से करता है ना। कोई किसी को थैंक बोलता है तो बीप कर देता है ना, बीपिंग व्हेन थैंक, है ना। कोई अपनी समस्या बताते बताते रोता है तो बीपिंग है। लेकिन कब कब होता है, तो वो मेडिसिन कौन सी मेडिसिन कब बीपिंग करती है ना, तो वो उसके सब रूब्रिक के द्वारा बताया जाता है ना। तो यहाँ पर पहले हम मुख्य रूब्रिक बीपिंग मतलब रोने को समझने की कोशिश करें। तो रोने का क्या मतलब होता है, हम किसी भी रूब्रिक को समझते हैं तो उसकी जो मीनिंग है वो डिक्शनरी में देखनी चाहिए, है ना। कि और अलग अलग डिक्शनरी में, और वो कब यूज की जाती है ना, उसके एग्जाम्पल भी देखना चाहिए, है ना। तब हम उस रूब्रिक को समझ सकते हैं। ठीक है। तो जैसे सामान्य से दिखने वाले शब्दों को समझने की कोशिश कर पाते हैं हम। फिर पूरे कंसंट्रेशन से आम जीवन में अलग अलग परिस्थितियों को सामने रखते हुए उन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो साधारण सा दिखने वाला शब्द भी काफी विस्तृत रूप से हमारे सामने आता है। मतलब जैसे कोई भी शब्द है ना, रुब्रिक में कोई भी वर्ड आया है तो उस वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, और डिक्शनरी के साथ साथ वो कब यूज किया जाता है, और हम अपनी जनरल बोलचाल की भाषा में या हम अपनी जीवन की किन परिस्थितियों में उस वर्ड या उस शब्द का हम यूज करते हैं। तो वो जो शब्द है वो बहुत विस्तृत, है ना, रूप लेके सामने आता है ना। और कभी कभी उस शब्द का डिक्शनरी मीनिंग भी हमारी रिपर्टरी के हिसाब से ठीक नहीं बैठता, क्योंकि
कितने भी शब्द हमारी रिपर्टरी में ऐसे हैं जिनका डिक्शनरी के अनुसार ठीक प्रकार से नहीं समझाया जा सकता। डिक्शनरी के आधार पर हम उन एक समान प्रतीत होने वाले शब्दों को ठीक प्रकार से अलग अलग विश्लेषण नहीं कर पाते, है ना। जैसे पेन, सफरिंग, स्ट्राइकिंग, क्राइंग, बीपिंग, क्राइंग, मिर्थ, जॉय, चीयरफुल, एक्जिलरेशन, एक्सेट्रा। तो कई बार हमें डिक्शनरी में कुछ चीजें, जैसे आप देखोगे ना, मिर्थ, जॉय, चीयरफुल, तो ये सब एक जैसे शब्द हैं जो दिखेंगे। बीपिंग, क्राइंग, ये भी एक जैसे शब्द हैं, है ना, जो हमें दिखते हैं डिक्शनरी में कि यार ये तो समान है, समान है ना। लेकिन इनके अलग अलग मीनिंग है। हम कब मृत यूज करेंगे, कब हम जॉय यूज करेंगे, कब हम एक्सिलरेशन यूज करेंगे, ये हमको जब उनके एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें उसके अर्थ समझ में आता है ना, उसका उपयोग समझ में आता है ना। ठीक। तो ऐसी अवस्था में हम आम जीवन की उन परिस्थितियों को देखते हैं जहां पर इन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो जब हम डिक्शनरी में कोई शब्द देखेंगे तो फिर हम उन शब्दों को कहाँ उपयोग करते हैं। ध्यानपूर्वक उन परिस्थितियों को एक दूसरे से बारीकी से अलग अलग करने की कोशिश करें, तो उन शब्दों के अर्थ को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। जैसे पेन, दर्द, और सफरिंग मतलब तकलीफें या परेशानियां। तो ऐसे में दर्द और परेशानियों को अलग अलग समझने की कोशिश करें तो आसानी से समझ पाएंगे, है ना, कि हम पेन कब बोलते हैं और कब बोलते हैं हम सफरिंग, है ना। जैसे किसी को शारीरिक पेन हुआ, है ना, तो उसे दर्द बोलेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति है जो कि बस में धक्के मुक्के खाते आ रहा है, मतलब वो बहुत तकलीफ में यहाँ तक आया, तो बोले आई हैव सफर्ड अ लॉट, मतलब मैं यहाँ आने में बहुत ज्यादा सफर किया हूँ, है ना, तो वो उसकी तकलीफ हुई है। ठीक है। जैसे जैसे जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, तो इस दर्द या पेन के कारण मुझे बहुत परेशानी मतलब सफरिंग होती है। मुझे भीड़ वाली बस में जाना पड़ा तो मुझे बहुत परेशानी है, सफरिंग होती है ना। जब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उस अवस्था में मेरे पास कोई काम करने वाला नहीं रहेगा, तो सारा काम कैसे करूंगी, है ना। कौन बच्चों को देखेगा, कौन पति का खाना बनाएगा, कौन मेरी देखभाल करेगा, है ना। कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, इतने सारे पैसे कहाँ से इंतजाम करेंगे, है ना। इस कारण से कितनी परेशानी है, सफरिंग होगी। इन सब के बारे में सोच सोच कर मैं घबरा जाती हूँ। तो ये क्या है, ये फियर ऑफ सफरिंग। क्या, कहाँ से क्या होगा, कितनी तकलीफ होगी, कितना कितना सब लगेगा, है ना। तो ये फियर ऑफ सफरिंग है। ऐसी सामान्य परिस्थितियों में दो शब्दों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बीपिंग को समझने की कोशिश करें, तो बीपिंग मतलब होता है रोना, एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, सॉरो, और एनी अदर ओवरवेलमिंग इमोशन बाय शेडिंग टीयर। तो कब, जब हम किसी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं या बहुत ज्यादा इमोशन में भर जाते हैं तो भी हमारे आंसू निकल आते हैं, है ना। जैसे कई बार आप देखते हैं कि किसी का बेटा है, वो काफी समय से बाहर रहा है ना, कहीं नौकरी कर रहा है, मिलिट्री में है, फौज में है, किसी में, और वो आता है तो उसके मदर फादर के आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो भी एक रोना है ना। आप इमोशन से भर गए, तकलीफ में है तो भी रोना आ जाता है, या जब अपन दुख या ग्रीफ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो भी रोना आता है ना। तो शेडिंग टीयर, तो सामान्य भाषा में अगर देखें तो रोना भी कई प्रकार से होता है। कभी आंसू होते हैं तो कभी आंसू नहीं होते, है ना। तो कभी कभी चुपके रोया जाता है, तो कभी कभी शोर मचाकर। अपने स्वभाव और हालत के अनुसार व्यक्ति को रोने का भी अलग अलग अंदाजा होता है। अगर व्यक्ति के गहन भाव को देखें तो इसमें भावनाएं या इमोशन प्रदान होता है रोने में, है ना। रोना प्रदर्शित करता है स्ट्रेंथ का कमजोरी या वीकनेस में बदलना। किस चीज का रोना पर वो करता है, कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आप वीक हो गए, मतलब कि जैसे आंसू अभी नहीं है, मतलब वो अभी सॉलिड फॉर्म में है, और जब आंसू निकल रहा है मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस में आ गई। जैसे व्यक्ति का जब हालात से जूझता है या उसके सामने जूझने के साधन होते हैं तो वह रोता नहीं है ना। उसके बर्ताव में एक दृढ़ता होती है, परंतु जैसे जैसे साधन मतलब उसकी स्ट्रेंथ घटने लगती है तो उसके में भी बर्ताव में भी
और मन दोनों में, शरीर और मन दोनों में ढीलापन आने लगता है और उसकी भावनाएं या इमोशन उस पर हावी होने लगते हैं। तो जब तक व्यक्ति में क्षमता है तब तक वो रोता नहीं है, है ना, लड़ता है, फाइट करता है। लेकिन जब जब उसकी क्षमताएं कम होने जाती है तो उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और उसकी जो बीपिंग वाली स्टेज है वो पास में आती जाती है। और जब एकदम वो खत्म हो जाती है फाइटिंग स्पिरिट, तो व्यक्ति रो पड़ता है। ये भी एक तरीका है ना, रोने का। जे तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या बिना आंसू के भी अंदर अंदर रो सकता है। तो रोना परिणाम हुआ इस चीज का, शक्ति का कमजोरी में बदलना, आशा का निराशा में बदलना, मानसिक तर्क संगतता, है ना, रेशनैलिटी का भावनात्मक मतलब इमोशनैलिटी में बदलना, संघर्ष करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू स्ट्रगल और फाइट का हारने की अनुभूति के नजदीक जाते जाना, या ठोस सॉलिड का द्रव में बदलना। तो ये परिस्थिति दिखाती है व्यक्ति का रोना कब, कि जब कोई भी उसकी जो आशा है वो निराशा में बदल रही है, या उसका जो तार्क संगिकता है ना, वो इमोशनैलिटी में बदल रही है, उसकी जो संघर्ष करने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है, तो व्यक्ति रो देता है। तो मानसिक रूप से हम कह सकते हैं, है ना, मानसिक रूप से सॉलिड, है ना, सॉलिड मतलब व्यक्ति की आंखों में आंसू, लिक्विड जो नहीं आते, है ना, वैसे ही वो कमजोर पड़ता है तो आंसू आने लगते हैं, मतलब वो जो सॉलिड है आंसू वो लिक्विड में बदल जाते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, है ना। तो मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वीकनेस में बदल जाती है, तो व्यक्ति रो देता है। तो जैसे ठोस चीज, है ना, ठोस ऐसी चीज किसी शेप में आसानी से नहीं बदलती, वह दबाव के बावजूद भी अपनी असली शक्ल बनाए रखती है, मतलब दबाव सह पाती है। यानी ऐसा व्यक्ति आसानी से हालत के आगे टूटता नहीं है, जब तक जबकि द्रव अपने आप में ही बह जाता है, स्थिति के साथ उसकी शेप में बदल नहीं, है ना, स्थिति के साथ उसकी शेप भी बदल जाती है। इसलिए जब व्यक्ति अंदर से कमजोर पड़ता है या टूटता है तभी वह रोता है, यानी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आंसू या रोना किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कि व्यक्ति कमजोर पड़ गया है, व्यक्ति टूट गया है, उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो लड़ने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है, तो तब व्यक्ति रोता है ना। या सुखी व्यक्ति दुख का दुख में बदलना, उसकी सुखी का खुशी का दुख में बदलना, है ना। तीव्र शारीरिक या मानसिक वेदना होने पर भी भावनात्मक रूप से व्यक्ति भावनात्मक होकर आंसू बहाना, है ना। तो इन सभी परिस्थितियों में एक बात समान है कि सभी भावनात्मक होकर कमजोर पड़ जाते हैं, बिना भावना के रोना नहीं हो पाता। तो ऐसे छोटे बच्चे जो गीले कपड़े कर लेते हैं और भूख लगती है तो भी रोते हैं, है ना, इसे रोना नहीं, इसे चीखना कहेंगे, है ना, क्योंकि इसमें भावनाएं सम्मिलित नहीं होती, इसमें क्राइम कहते हैं, है ना। तो वो जैसे वो बच्चों ने गीला कर दिया, भूख लगी है तो वो रोते हैं, लेकिन वो रोना नहीं है, वो क्या है, वो क्राइंग है। वो ऊंची ऊंची आवाज में चीखते हैं और उनकी इच्छा पूरी होते ही या परेशानी हटती ही वो एकदम शांत हो जाते हैं। तो यह रोना नहीं बल्कि संपर्क, कम्युनिकेशन करने का तरीका है। तो जो बच्चे जो गीला कर देते हैं, भूख लगती है, तो वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी अपनी बात को पहुंचाने में, अपने जो भी पास में उसके केयर टेकर के या मदर के, है ना। अभिनव मूड। हम्म। इस तरह से रोने इस तरह के रोने में बच्चे के आंसू नहीं निकलते। कुछ बच्चे अपनी जिद मनवाने के लिए भी जोर जोर से चीख चीख कर रोते हैं, यह भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों पर दबाव बनाने का तरीका है, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी होते ही वह एकदम से शांत हो जाते हैं। ऐसे रोने में आंसू नहीं निकलते क्योंकि वहां भावनाएं सम्मिलित नहीं होती, परंतु कभी कभी छोटे बच्चे भी रोते हैं, उस वक्त ऊंची आवाज में नहीं चीखते, वहां पर भावनात्मक, है ना, भावनात्मक होते ही
संघर्ष करने की शक्ति घट जाती है, और शक्ल भी अजीब सी बना लेते हैं, जैसे लंबा चेहरा का होना, होंठ नीचे की तरफ झुका लेना, है ना, लटका लेना, तो ये भी क्राई बीपिंग होता है। तो उस वक्त वो वास्तव में वे किसी परेशानी में होते हैं और देखने वाले को उन पर दया या प्यार आ जाता है। उनके चेहरे पर दुख के भाव होते हैं, उस वक्त वो अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, है ना। संघर्ष करने की क्षमता तो होती ही नहीं है, क्योंकि उनकी गोदी में उठाने पर या उनकी मांग पूरी करने के बावजूद भी काफी समय तक रोना या, है ना, सुबकना जारी रहता है। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं कि रोते हैं या कोई चीज, तो वो भावनात्मक रूप से भी कई बार रोते हैं। तो वो जब चीजें जिस चीज के लिए डिमांड करते हैं, तो वो मिलने के बाद भी उनका रोना या दुबकना, सुबकना चालू रहता है ना। लेकिन वयस्कों में कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी अचानक से मिल जाने पर भी उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो आंसू भावनाओं की अभिव्यक्ति है ना, मैनिफेस्टेशन है। जैसे वह उस खुशी को सह नहीं पा रहा, मतलब साइन ऑफ इनर वीकनेस। परंतु जैसे ही उस खुशी को झेलने की शक्ति आ जाती है, तो वह सामान्य हो जाता है और रोना बंद कर देता है ना। ऑन रिगेनिंग द हर इनर स्ट्रेंथ, है ना, तो फिर वो रो देता है। तो हम देखेंगे पहला जो रुब्रिक है, वीपिंग एट लीस्ट अपोजिशन, जिसमें एक मेडिसिन है नक्स भूमिका। तो अपोजिशन का क्या मतलब होता है? विरोध। द अपोजिशन इज स्ट्रॉन्ग, एंग्री और वायलेंट डिसएग्रीमेंट एंड डिसअप्रूवल। जैसे उदाहरण के लिए, इट वॉज बिल्ट आफ्टर मच अपोजिशन फ्रॉम द प्लानर, है ना। और उदाहरण क्या है? ही फोर्स फॉर्मिडेबल अपोजिशन इन कैरिंग थ्रू दिस पॉलिसी। और एग्जांपल क्या है? इंडस्ट्रियल inevitable found themselves in opposition to the government. Opposition is a force acting to opposite direction to either neutralize or reduce the effect of the first one, है ना। तो ये अपोजिशन, तो जो अपोजिशन मतलब कि या तो उसके अपोजिट में कोई चीज जा रही है, उसे रोक देना, जैसे ये जा रहा है तो इसको रोक देना, या जो कोई जा रही है उसके इफेक्ट को कम कर देना, वो होता है न्यूट्रलाइज कर देना, अपोजिशन, है ना। So, if both forces are equally magnitude, their effect are neutralized, or sometimes it is a double dependent upon the circumstances. As when one person is pushing the car in one direction and another person pushing the car with the same direction from the opposite direction, then the car does not move. But if two car come from opposite direction, है ना, collide, then the impact of the collision will be double than the effect of when one car is moving and second car is one is stationary, है ना। जैसे कोई कोई कार है, यदि एक कार खड़ी हुई है और दूसरी आके ऐसे टकराती है ना, एकदम, तो जो खड़ी हुई है और इसका जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, जबकि दोनों कार एक साथ आके टकराती है तो उनका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, है ना। तो अपोजिशन किस तरह से हो रहा है ना, एक इफेक्ट, एक स्टेशनरी है और इफेक्ट हो रहा है, ठीक। सो ही हैज द फेस द अपोजिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता का विरोध का सामना करना पड़ा। तो उसकी अपनी इच्छा कुछ करने की है, परंतु उसके माता पिता उसकी इच्छा को पूरा ना होने देने के लिए जोर लगा रहे हैं, है ना। मतलब वो कुछ कुछ करना चाह रहा है और उसके पेरेंट्स उसे नहीं करने देना चाह रहे हैं, है ना। वो अपोजिशन, उसका प्रभाव हो, है ना, अपोजिशन। उसको अपनी इच्छा पूरा करना मुश्किल होता है, या वह अपनी इच्छा पूरी कर ही नहीं पाता। ये अपोजिशन विरोध किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे व्यक्ति के प्रति शत्रुता के कारण, अथवा उसके
प्रति प्रेम के कारण आदि आदि। परंतु प्रभाव एक ही होगा कि व्यक्ति को अपनी इच्छा पूरा करना मुश्किल जरूर हो जाएगा। उसकी इच्छा के ठीक विपरीत दिशा में बल लगाना, उसकी इच्छा को पूरा ना होने देने की कोशिश करना, जिससे उसे अपनी इच्छा पूरी करने में कठिनाई आए। तो कई बार वो प्रेम की वजह से हो सकता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो कोई बच्चा है, कोई ऐसी इच्छा कर रहा, ऐसी इच्छा चाह रहा है जो उसके लिए सही नहीं है, लेकिन पेरेंट्स उसका अपोज कर रहे हैं, है ना। तो उसकी प्रेम के कारण से भी हो सकता है, या किसी दूसरी वजह से, जैसे ऑफिस में है ना, आपका बॉस है, आपके कलीग्स हैं, आपका विरोध कर रहा है ताकि आप ना बढ़े आगे, तो वो भी अपोजिशन है ना। लेकिन इसका दोनों का परिणाम क्या होता है कि जो व्यक्ति चाह रहा है उसमें कठिनाई हो, कठिनाई आ जाए, जो स्मूथली ना रहे, है ना। तो लीस्ट मतलब क्या होता है, समथिंग इज वेरी स्लाइट मैग्नीट्यूड, स्लाइट मैन स्लाइट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मिनिमम, जरा सी, कम से कम बल की मात्रा, है ना। जिस इससे कम हो तो असर ही खत्म हो जाए, मतलब लीस्ट, मतलब इससे कम हो तो कोई काम करना, है ना। फ्रॉम मतलब से, एट मतलब प्रेजेंट, बीइंग अप्लाइड और ऑफर्ड। तो ऊपर पूरे रूब्रिक को एक साथ समझने में पता लगता है कि नक्श भूमिका अपना जरा सा भी विरोध, अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पाता, टूट जाता है, उस कार्य को जारी रखने की शक्ति नहीं जुटा पाता, मन उदास हो, भावुक हो जाता है, पर और मन अंदर ही अंदर रोने को हो जाता है कि वह इस विरोध के चलते अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा। परंतु उसकी आंखों में आंसू नहीं निकलते, सैड दो इम्पॉसिबल टू बीट, ये रूब्रिक है ना। जैसे मन ही मन रो रहा हो, उसकी यह अवस्था अचानक नहीं आती, काफी समय तक परेशानियां सहने के बाद परेशानियां सहने के बाद आती है कि अब किसी भी प्रकार का जरा सा भी विरोध झेलना झेलना पड़े तो आगे उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास करने की जो शक्ति है उसमें नहीं बचती है। जैसे वह टूट जाता है, जैसे वह समझता है कि बीमारी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने के लिए होम्योपैथी इलाज ही सबसे अच्छा है। परंतु उसके माता पिता या अन्य लोग उसका विरोध करने की स्थिति में है, जैसे, है ना, बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उसके परिवार वाले उसका विरोध कर सकते हैं, है ना। उसको होम्योपैथी इलाज ना कराने पर होम्योपैथी इलाज ना कराकर एलोपैथी या अन्यपैथी में इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह जबरदस्ती होम्योपैथी इलाज नहीं करा पाता और मन ही मन उदास हो जाता है। तो शुरू से ही नक्शभूमि का प्रत्येक कार्य को पूर्णतः ठीक प्रकार से करना चाहता है, वांट परफेक्शन एंड एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। और जब तक कार्य उसकी अपनी संतुष्टि के हिसाब से ठीक से, है ना, दोष रहित पूरा ना हो जाए, तब तक वह लगा ही रहता है। और उसे दूसरों पर भरोसा नहीं होता कि दूसरे कार्य को पूरी तरह ठीक कर पाएंगे, इसलिए वह स्वयं ही कार्य करने में लगा रहता है, क्योंकि नक्शभूमि क्या है, फास्टिडियस है। इससे उसकी काफी शक्ति खर्च हो जाती है, और जरा सा जुकाम भी हो जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, सेंसिटिव टू मोस्ट ट्राइफल एलिमेंट्स, या इम्पेशंस फ्रॉम होराइजा। परंतु ठीक करना चाहता, परफेक्ट हेल्थ चाहता है। इतना प्रयास इतना प्रयास कार्य करते करते थक जाता है, तो अंतः वह अवस्था आती है कि जरा सा भी उसकी इच्छा का विरोध हो तो बर्दाश्त नहीं कर पाता और टूट जाता है, रोने को हो जाता है ना। ये है सेंसिटिव टू लीस्ट अपोजिशन। और वहीं एक दूसरा रूब्रिक क्या था, सेंसिटिव टू कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन का क्या मतलब होता है, सेंसिटिव टू, जैसे अपोजिशन तो अपोजिट, कंट्राडिक्ट मतलब आप कोई चीज है ना, उसको काट रहे हो, कि आपने कोई शब्द बोला और आपने उसे नहीं, ये गलत है, दिस इज कंट्राडिक्ट, है ना, विरोध करना, कंट्राडिक्ट करना, है ना। तो उसमें व्यक्ति रो पड़े, जिसमें इग्निसिया और नक्सभूमिका और भी मेडिसिन है ना। तो ये इस तरह से हम पहले
जब हम कोई रुब्रिक समझेंगे तो पहले उसका मेन रुब्रिक की मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, है ना, कब वो यूज किया जाता है जनरल बोलचाल की भाषा में, फिर उसके सब रुब्रिक के हिसाब से हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है भाई।